दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो न केवल आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि हमारे जीवन और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं को पता चल जाएगा कि मैंने किस लिए कहा कि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको देखना है। दोस्तों आज का वीडियो है एक पुस्तक की समीक्षा के ऊपर। ये पुस्तक है आज भी खड़े हैं तालाब। क्या नाम है? आज भी खड़े हैं तालाब। इससे पहले हमने एक पुस्तक का रिव्यू किया था। उस पुस्तक का नाम था सैपियंस। वो पुस्तक एक तरह से भारत के 1200 लोगों के द्वारा देखी गई वो वीडियो, और एक तरह से उसमें कई लोगों ने बताया कि वो हमको पहली बार पता चला किस प्रकार से वो पुस्तक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों इस पुस्तक को अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। अनुपम मिश्र भारत के राष्ट्रीय जलदूत थे। वो एक तरह से आप सभी जानते होंगे हिंदी साहित्य जगत के जो भवानी प्रसाद मिश्र नामक कवि हुए उनके ये सुपुत्र थे। भवानी प्रसाद मिश्र को आप जानते होंगे। उन्होंने दो रचनाएं, ऐसे तो खूब रचनाएं की, लेकिन दो रचनाएं उनकी राष्ट्रीय रचनाएं थी, राष्ट्रीय भेंट थी। एक आपने सुना होगा, आज पानी गिर रहा है गैर नजर में तिर रहा है, वो सुनी होगी। एक सतपुड़ा के जंगल सुनी होगी। तो उनके ये सुपुत्र थे। इनकी एक तरह से जो जल संरक्षण से संबंधित और जल के जितने प्राचीन जितने भी स्रोत होते हैं उनके ऊपर इनकी मास्टरी थी। उन्होंने बहुत ही हर जगह उन्होंने घुमा, अपने स्रोत थे वो एकत्रित किए। इस आधार पर उन्होंने अपनी एक बेहतरीन राष्ट्रीय भेंट ये पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों इस तरह से अब हम थोड़ा इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो दोस्तों पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.5% लगभग भारत में निवास करता है। लेकिन आप सभी को यह ध्यान होगा कि विश्व का केवल 4%, कितना? केवल 4% पानी ही भारत में पाया जाता है। इस प्रकार से भारत में जल संकट की स्थिति है। नीति आयोग के द्वारा जो वाटर कंपोजिट रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडेक्स जारी की थी है, उसमें भी बहुत सारी भारत की जल संरक्षण से संबंधित और जल प्रदूषण से संबंधित दिक्कतों को बताया गया है। लगभग बताया गया 75% पानी है वो नदियों का प्रदूषित हो चुका है। इस आधार पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम में इस पुस्तक की एक तरह से जो सार्वभौमिकता है, इस पुस्तक की जिस प्रकार से प्रासंगिकता है वो बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों अब हम सीधा समय नहीं खराब करते हुए सीधे चलते हैं कि ये पुस्तक किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से इसमें विवरण मिलता है। दोस्तों इस पुस्तक के अंदर 10 अध्याय दिए हुए। कितने? 10 अध्याय दिए हुए हैं। तो अब हम सबसे पहला अध्याय देख लेते हैं। ये एक तरह से जो पहला अध्याय है उसके पाल के किनारे रखा इतिहास। क्या नाम है? पाल के किनारे रखा इतिहास। इसमें उन्होंने एक तरह से एक विवरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से तालाबों का निर्माण इस देश में शुरू हुआ। आपने देखे होंगे आपकी ढाणी में, आपके गांव में, आपके जिले में कितने तालाब हैं, लेकिन उसके बनाने वाला कौन है हम में से कोई नहीं जानता। कितने अननाम लोग वो थे। तो इस आधार पर कितना रोचक विवरण मिलता है। आप बस देखते जाइए और एक ईयरफोन लगा लीजिए, मेरे हिसाब से आप सुनते जाइए किस प्रकार से इसका विवरण मिलता है। तो इन्होंने एक गुजरात का जो पाटन क्षेत्र है वहां की उन्होंने कहानी बताई है। वहां पर एक गांव था, उसमें 4 किसान थे। सबसे बड़ा किसान था, उसका नाम था कुड़न। तो चारों खेत जाते थे। खेत में आपको पता ही है कि कृषि के अंदर काम होता है, तो वहां पर वो काम करने जाते थे। पीछे एक सबसे बड़ा जो किसान था, कुड़न नाम था। क्या नाम था? कुड़न नाम था। हाँ, पहले लोगों के नाम ऐसे ही होते थे। तो कुड़न नाम था। उसकी जो लड़की थी वो इसके पीछे क्या लाती थी? खाना लाती थी। तो दोस्तों राजस्थान में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, हमें स्थानीय भाषा में उसे भाता बोलते हैं। तो वो बच्ची वहां इसके खाना लेके आती थी। तो एक बार क्या हुआ कि कोई पत्थर था, उससे उसकी टक्कर हो गई, वो बच्ची नीचे गिर गई। ठीक है, तो बच्ची नीचे गिर गई। अब सीधी सी बात है, बच्चों को गुस्सा तो आता ही है कि वो मुझे पत्थर लगा कैसे। तो उसने उसके हाथ में हंसिया था, जिसे अपने भाषा में दराती कहते हैं। तो दराती से उसने जैसे ही पत्थर के मारा तो वो पत्थर था तो वो तो एक तरह से निकला नहीं, लेकिन जो दराती थी वो सोने में बदल गई। दोस्तों यही कहानी आपने कहीं जगह सुनी होगी मेरे हिसाब से। तो ये एक चीज थी, वो सोने में बदल गई। तो बच्ची एक तरह से चौंक गई कि ये दराती एकदम कैसे बदल गई सोने में। तो उसने दराती को लिया, जैसे तैसे उसको पत्थर को भी निकाला और दोनों को लेके वो सीधी खेत आ गई। कहाँ आ गई? खेत आ गई, जहां पर उसके पिताजी और चाचा वगैरह इंतजार कर रहे थे। वहां पर सभी ने खाना खाया। अब बात उठी कि इतना बड़ा ये चीज हो गई है, अब राजा को बताना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे के ऊपर केस कर सकता है या फिर समस्या पैदा कर सकता है। तो सभी लोग वो मिलकर राजा के पास गए। कहाँ गए? राजा के पास गए। तो राजा ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया होगा
ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो उन्होंने, राजा ने क्या किया, पूरी बात सुनी। राजा ने वो वापस पारस पत्थर था, वो पत्थर कौन सा था, पारस पत्थर था, जिसमें माना जाता है कि अगर लोहा उससे संपर्क में आ जाए तो वो सोना बन जाता है। तो पारस पत्थर था, वो वापस लौटा दिया, दराती वापस लौटा दी। उसमें एक उन्होंने जो राजा ने बात कही थी, वो बात थी कि जाओ तुम अच्छे अच्छे काम करते जाओ, जाओ तुम तालाब बनाते जाओ। यहीं से शुरू होता है इस देश में तालाब निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को देखते जाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते जाओ। अब हम दोस्तों एक तरह से ये पहला चैप्टर एक तरह से कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हम सेकंड अध्याय में देखते हैं। आप सबको, आपने सभी ने अखबार में देखा होगा किस प्रकार से जल संकट की न्यूज़ें आती रहती है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक तरह से चेन्नई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारा रेगिस्तान तो यही शिमला हो, हर जगह पानी की कमी है। उस दृष्टिकोण से परंपरागत जल संरक्षण है उसका महत्व बढ़ जाता है। परंपरागत जल संरक्षण के अंतर्गत जैसे झीलें हो गई, कुएं हो गए, तालाब हो गए, नाड़ी हो गई, पावड़ी हो गई, टोबा हो गया, खड़ीन हो गया, टांका हो गया और कुंड हो गया, इस प्रकार से नाम मिलते हैं। लेकिन इस पुस्तक के अंदर विशिष्ट रूप से उन्होंने किसका वर्णन किया, तालाबों का। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा जो चैप्टर है वो तालाब निर्माण के ऊपर है। ये इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे तो नहीं कि कोई उठ गए आ गए और तालाब बना दिया। तो तालाब बनाने के पीछे क्या वैज्ञानिक विधि होती थी उसका हम वर्णन देखेंगे। तो इसका नाम है नींव से शिखर तक। क्या नाम है, नींव से शिखर तक। बिल्कुल वही होती है कि चाहे कितना भी बड़ा शिखर हो, उसकी जो आधारशिला होती है वो नींवें तय करती है कि वो कितने दिन तक टिके रहेगा। तो इसलिए नींव का पत्थर बनिए, कंगूरू से मत देखिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं। तो द्वितीय अध्याय के अंतर्गत एक तरह से अनुपम मिश्र जी ने बताया है कि देव उठनी जब ग्यारस आती थी तो किसान खेतों से फ्री हो जाते थे और फिर तालाब निर्माण के लिए निकल पड़ते थे। और यहाँ से एक तरह से वो गांव का किनारा होता था, वहां से पहले आगोर तय करते थे। क्या करते थे, जिसे आगार भी बोलते हैं या आगोर भी बोलते हैं, वो तय करते थे जहां पर एक तरह से जो पानी है वो एक ही निश्चित जगह पर आ जाए। ठीक है, फिर तालाब का निश्चित जगह कर ली। अब ये आपको ऐसे नहीं है कि तालाब की जगह आपको पता होगा कि चयन करना बहुत ही मुश्किल था। इसे एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से स्वयंवर चयन करने जैसा ही संबंध था। तो पूरे गांव के किनारे ऐसी जगह ली जाती थी ताकि वहां पर पूरे गांव का पानी एकत्रित हो जाए और जो गंदा पानी है वो उसमें शामिल नहीं हो। अगर आपने गांव में अगर तालाब देखा होगा तो आप पता चल गया होगा कि वो किस तरह से वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है। तो सबसे पहले जगह चेंज होगी। अब वहां पर एक तरह से जो पृथ्वी जो अपनी माँ है उसकी पूजा करते थे और जल के जो देवता है उसको क्या बोलते हैं, वरुण देवता। तो इनकी पूजा करके एक तरह से तालाब निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता था। अब जो मेन चीज आती थी वहां से, जैसे ही अपने को पता है तालाब के अंदर मिट्टी निकाली जाती है, उसके बाद पाल का निर्माण किया जाता है। पाल एक तरह से तालाब की रखवाली करने वाली अभिकर्ता है, क्योंकि पाल ही तय करेगी वो तालाब कितना बढ़ेगा और कितने दिन तक चलेगा। अब दोस्तों आपको पता है कि जो पाल है उसको एक विशिष्ट आकार में बनाया जाता है, इसे कोहनी के आकार में बनाया जाता है। इस प्रकार से कोहनी के आकार में बनाया जाता है ताकि वो जब पानी आए तो उसमें एकत्रित हो जाए और वो उसको बहा के साथ नहीं ले जाए। तो सबसे पहले उसको काफी गहरा एक तरह से किया जाता था। उसके बाद ये तालाब की पूरी पाल निर्मित की जाती थी। अब आपको पता होगा कई बार ऐसे हो सकता है कि बारिश बहुत ज्यादा आ जाए तो फिर क्या करें। तो इसके लिए उन्होंने नेस्टा का निर्माण किया। किसका, नेस्टा का निर्माण। इसमें क्या होता था, जो ऐसे जो पाल होती थी उसके किनारों पर दो जगह पर थोड़ा सा हाइट कम करके पानी को निकलने दिया जाता था। आप अगर गांव से बिलोंग करते हो, अगर आपने तालाब देखा है तो आपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि आज तलाई नेहटे हुई भी। अब मतलब तलाई एक तरह से जो नेस्टा हाउस बोलते हैं उसके ऊपर से बह रही है, मतलब अब पानी लगभग अपने 1-2 साल के लिए आ गया है। तो ये शब्द आपने सुना होगा। उसके बाद आता है लाखेटा निर्माण। क्या बोला जाता है, लाखेटा निर्माण। तो ये भी अगर आप तालाब देखा है, जैसे मेरा गांव बाड़मेर में जनकली है, वहां पर बहुत ही बेहतरीन एक बहुत बड़ा वृहद तालाब है, उसमें ये सारी चीजें मिलती हैं। इसलिए मैं उसको ज्यादा एक तरह से ज्यादा देख पाया हूं और मैं समझ पाया हूं। अगर आपकी तालाब है और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप जाए तो आपको एक तरह से लाइव दर्शन हो सकते हैं। तो लाखेटा क्या होता था, जो तालाब होता था उसके बीच में बनाया जाता था। अतिरिक्त मिट्टी जो पाल बनाने के बावजूद बच जाती थी वो उसके ऊपर बनाया जाता था। तो जैसे ये तालाब हो गया तो इसके आगे बनाया जाता था ऐसे बड़ा सारा। तो इसमें क्या होता है, लगभग माना जाता है कि लाखेटे की पाल और जो पाल की ऊंचाई दोनों बराबर होती थी। उसके पानी के स्तर के आधार पर तय होता था कि तालाब कितना भरा हुआ है और कितने महीने तक ये चल सकता है। क्योंकि बुजुर्गों से आपने सुना होगा, कहते हैं कि ये तलाई अब इतने दिन तक ये चलेगी, यानी अब इतने दिन तक ये भरी रह सकती है और हमारे पानी की समस्या का समाधान कर सकती है। तो इस तरह से मोटे मोटे तौर पर
ये चीजें तालाब निर्माण की हो गई। अब दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही आपको पता मानसून रुत शुरू हो जाती थी और फिर क्या होता था, बादल बरसने शुरू होते थे। उन्होंने एक तरह से कहानी का वर्णन किया है, उनके शब्दों में मैं ही ये पढ़ूंगा कि तालाब का लबालब भर जाना, तालाब का लबालब भर जाना भी एक बड़ा उत्सव बन जाता था। समाज के लिए इससे बड़ा कौन सा प्रसंग होगा कि तालाब की अपरा चल निकलती थी। अपरा एक तरह से नेस्टा हो गया। भुज कहाँ है? कच्छ में। कच्छ के सबसे बड़े तालाब हमीर शहर के घाट में बनी हाथी की एक मूर्ति अपरा चलने की सूचक है। जब जल इस मूर्ति को छू लेता तो पूरे शहर में खबर फैल जाती थी। शहर तालाब के घाटों पर आ जाता। कम पानी का इलाका इस घटना को एक त्योहार में बदल लेता। भुज के राजा घाट पर आते और पूरे शहर की उपस्थिति में तालाब की पूजा करते और पूरे तालाब का आशीर्वाद लेकर लौटते। अब उन्होंने क्या लाइन लिखी है, तालाब का पूरा भर जाना सिर्फ एक घटना नहीं, आनंद है, मंगल सूचक है, उत्सव है, महोत्सव है। यही घटना है जो प्रजा और राजा को एक ही जगह पर लाती है, क्योंकि पानी का इतना ज्यादा बड़ा महत्व था। इस प्रकार से दोस्तों ये हमने इस अध्याय के अंतर्गत क्या देखा, तालाब के निर्माण को नींव से शिखर तक का भाग देखा। इस प्रकार से यह अध्याय कंप्लीट होता है। दोस्तों जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है संसार सागर के नायक। एक तरह से अनुपम मिश्र जी ने जो तालाब निर्माण करता थे, जो अनाम है, जिनको हम जानते नहीं है कि हमारे गांव में तालाब आखिर किसने बनाए। कुछ गांव तालाबों के नाम जैसे कई तालाब के नाम है वो किसी व्यक्ति के नाम पर बने हुए हैं, तो वो हम मान सकते हैं। बाकी हम किसी को जानते तक नहीं है कि वो व्यक्ति कौन थे, तो इसलिए इसे संसार सागर के नायक उन्होंने नाम लिया है। तो इसमें उन्होंने समुदाय कुछ भारत के हैं, बहुत ज्यादा लिस्ट दी है, लेकिन उतनी अपन नहीं देख पाएंगे। मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे उन्होंने नाम दिए, जैसे गजदर हो गया, सिलावट हो गया, बुलई हो गया, और डोली हो गया, मेघवाल हो गए, परिहार माली हो गए, नायक भील हो गए, और बंजारे यूपीसी में क्वेश्चन भी आया था कि बंजारे क्या होते हैं। तो बंजारे एक घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि जो मध्यकालीन या उस व्यवस्था के अंतर्गत बंजारे थे, वो थे, उनको लाखा बंजारा भी बोलते हैं। कि ये जब युद्ध वगैरह होता था तो उसके पीछे वो जैसे साथ में जाते थे, तो वो एक तरह से तालाब का निर्माण कर लेते थे हाथों हाथ। क्योंकि आप जैसे कोई भी युद्ध हो उसमें अपन पढ़ते 1 लाख सैनिक गए, तो आप समझ सकते हो 1 लाख सैनिक उस समय जा रहे हैं, उनके पीछे कितने हाथी होंगे, कितने घोड़े होंगे, कितने बैल होंगे, कितनी गाड़ियां होगी, कितनी जगह होगी। आप कल्पना कर सकते हो? आप कल्पना करके बताइए कि उसकी क्या होगी। तो इस तरह से वो हाथों हाथ तालाब का निर्माण करते थे। इसके अतिरिक्त 2 समुदाय विशिष्ट रूप से इन्होंने वर्णन किया है। एक तो पालीवाल ब्राह्मण। कौन से? पालीवाल ब्राह्मण, जो एक तरह से जैसलमेर उनका एक तरह से नेटिव स्थल रहा था। वहां पर कोई घटना हुई थी जिसके आधार पर उनको फिर जाना पड़ा। तो उन्होंने जो जितने भी बाड़मेर जैसलमेर के जितने खड़ीम हो, तालाब हो, उसमें उनकी विशिष्ट भूमिका है। जैसलमेर में एक कुलधरा गांव है जहां पर आपको इस तरह से सुरक्षित जो पानी की व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। उन्होंने एक और जाति का वर्णन किया है, वो है पुष्करणा ब्राह्मण। तो पुष्करणा ब्राह्मण नाम से लग रहा है पुष्कर, तो पुष्कर कहाँ है? अजमेर में, जहां पर ब्रह्मा जी का मेला भी लगता है। उस तालाब का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों ने किया था, इसलिए उनका नाम भी फिर पुष्करणा ब्राह्मण हुआ। तो इस आधार पर इस अध्याय के अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, सामाजिक समुदायों के नाम बताए, तो उन्होंने तालाब बनाए हैं। दोस्तों जो चौथा अध्याय है उसका नाम उन्होंने दिया है सागर के आगर। सागर के आगार एक तरह से तालाब के आगोर की ही वापस उन्होंने बात की गई है कि किस प्रकार से तालाब का था जो आगोर निर्मित किया जाता था, ताकि उस गांव की जो आसपास की जो बूंदे होती थी वो उस तालाब के अंतर्गत वो संग्रहित हो जाए। क्योंकि तालाब जो एक तरह से जो आगोर है वो उसके लिए बहुत ही आवश्यक था। इसमें ज्यादा उन्होंने वर्णन नहीं किया है। 5वां अध्याय है उसका नाम है साफ माथे का समाज। क्या नाम है? साफ माथे का समाज। इसमें उन्होंने तालाब ऐसे तो यानी कि तालाब एक बार निर्मित कर लिया, उसके बाद उसकी आप रख रखाव नहीं करो। तो उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि किस प्रकार से उनका रख रखाव किया गया। तो भारतीय जो समाज के अंतर्गत तालाब को एक उनकी विशिष्ट स्थिति में लाया गया और लोग उससे जुड़ने लगे। और जब जब दिक्कत आती थी तो तालाब में जैसे कोई गाद जमा हो गई, आपको पता है जैसे जैसे पानी आएगा तो अपने साथ क्या लाता है? मिट्टी लाती है। इसके कारण ही तो बाढ़ आती है ज्यादातर, तो मिट्टी तालाब में भी आ जाती है। जैसे जैसे मिट्टी आ जाएगी, पता चला कि तालाब पूरी तरह से भर गया, तो फिर पानी नहीं रहेगा। इस आधार पर मिट्टी की वो खुदाई करते थे, उसको हटा देते थे। जैसे बारिश आती थी तो वहां पर क्या करते थे? वृक्षारोपण करते थे। जैसे आपने कोई भी अगर तालाब देखा होगा तो उसमें आपको पेड़ जरूर मिलते होंगे। इस तरह से वो काम करते थे। एक उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शब्द का यूज किया है सूर्य के लिए, अम्बु तस्कर। क्या शब्द यूज किया है? अम्बु तस्कर। तो उसमें भी अम्बु तस्कर मतलब कि जो अपना सूर्य है वो क्या करता है? वाष्पोर्जन के माध्यम से तो पानी वाष्प के उड़ा लेता है। तो ये आपने एक तरह से ये पर्यावरणीय अवधारणा है,
ये विज्ञान की अवधारणा है जिससे आप परिचित होंगे। तो एक तरह सूर्य के ये शब्द यूज किया है अम्बु तस्कर, लेकिन ध्यान रहे सूर्य एक ऐसा अम्बु तस्कर है, लेकिन वो एक तरह से तालाब से या फिर नदियों से समुद्रों से वाष्प बना के पानी को उड़ाता तो है, लेकिन वो वापस बादलों का निर्माण करके वही तालाबों में एक तरह से बारिश करके उसको भरता भी है। इस तरह से ये 5वां अध्याय एक तरह से कंप्लीट होता है। दोस्तों जो छठा अध्याय है उसका नाम है शस्त्रनामा। इसमें एक तरह से उन्होंने बताया है कि तालाब के नाम क्या क्या थे। तो जैसे तलाई बोलते हैं, पोखर बोलते हैं, अमहा बोलते हैं, हौज खास। हौज आपने शायद सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के सल्तनत में एक शासक हुए थे, उन्होंने हौज खास एक तालाब का निर्माण किया था, जो कहाँ पर है, दिल्ली के अंतर्गत है। अगर आप दिल्ली कभी गए होंगे तो वो पुराना गांव आपने जरूर देखा होगा या सुना होगा, या कभी जाओ तो घूम सकते हो आप। उसके बाद सागर हो गए, सरोवर हो गए, इस टाइप से नाम मिलते हैं। एक आधार पर 2 उन्होंने विशिष्ट वर्णन किए हैं। एक तो माउंट आबू में एक झील बनी है जिसका नाम है नक्की झील। आप सबने सुना होगा कि नक्की झील का निर्माण है वो किसने किया था? व्यक्ति ने नहीं किया था, वो एक तरह से माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से उसका निर्माण किया था। इसका मतलब हुआ कि कितनी पवित्र चीज है। तालाब निर्माण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ साथ देवता भी इसमें पीछे नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, इस कार्य में देवता भी पीछे नहीं रहे हैं। इतना ये पुण्य का काम माना जाता था और लोग इसमें निर्मित हुए हैं। दूसरी चीज आती है कि तालाब ऐसे बनते जा रहे थे, उसमें सामाजिक समावेशन था। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, किसी धर्म, लिंग से संबंधित हो, उसमें पानी पी सकता था। लेकिन एक स्थिति आती है 1927 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, जिन्होंने संविधान हमारा लिखा है, तो उन्होंने 1927 में महार सत्याग्रह एक अभियान चलाया था। उसमें क्या स्थिति होती है, महाराष्ट्र में जो पुणे वगैरह एरिया है उसमें एक महाड़ जगह थी, वहां पर तालाब बनाया हुआ था। उसमें क्या थे, जो एक तरह से हमारे जातीय कर्म के अंतर्गत माना जाता है कि वो एक तरह से अछूत थे, उनको पानी पिलाने से मना कर दिया था। तो इस तरह से उन तालाब में पानी पीने के हक के लिए ये आंदोलन चला था और फिर सफल भी हुआ, तो इसे महाड़ सत्याग्रह कहते हैं। तो ये उन्होंने एक तरह से बहुत ही बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और अम्बेडकर का मानना था, या अनुपम मिश्र जी का मानना था कि इस प्रकार से जिस प्रकार से कुरीतियां आई, तो अभी हमने जो पीछे समुदाय देखे लगभग वो इसी समुदाय से आते थे। तो फिर उन्होंने तालाब निर्माण करना, उनको संरक्षित करना भी छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये छठा अध्याय एक तरह से कंप्लीट होता है। 7वें अध्याय का नाम उन्होंने रखा है मृग तृष्णा झुठलाते तालाब। मृग तृष्णा भी एक प्रकार की अवधारणा होती है, जिसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से घटना घटित होती है। अगर आप रेगिस्तान में गए हो और सड़कों पर अगर आप चले हो, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपने सड़क के ऊपर आपने पानी देखा होगा, और सच में वहां जाते हो तो वहां होता नहीं है। तो वैसी स्थिति है रेगिस्तान के अंदर। तो भारत में जो थार का मरुस्थल है, एक तरह से सहारा और अरब का ही पार्ट माना जाता है, भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर ये मिलता है। तो इस थार के मरुस्थल में पानी कोई सोच नहीं सकता, उसमें जो ये तालाब निर्मित हुए, इन्होंने उस मृग तृष्णा को झुठला दिया। आज हम कई मंत्री या कई लोग जो ऑफिसर या वगैरह कोई काम नहीं करते, तो उनको कहते हैं कि हम तुम्हें बाड़मेर जैसलमेर के धोरों में भेज देंगे, जिन्हें एक तरह से काले पानी की सजा तक माना जाता है। उस क्षेत्र में यहाँ के वासिंदों ने, यहाँ की जो पुरानी पीढ़ियां थी, उन्होंने इस तरह से काम किया कि वहाँ की जो ये अवधारणा थी कि वहां पर पानी नहीं है, उसको झुठला दिया। और हर गांव में लगभग तालाब मिलता है, और वहां के जो जितनी आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसका फायदा उठा रही है। तो इस प्रकार से ये जो 7वां अध्याय था, इन्होंने 7वें अध्याय में यही चीज मिलती है कि मृग तृष्णा झुठलाते तालाब। 8वें अध्याय का इन्होंने जो नाम रखा है, उसका नाम रखा है तालाब बांधता धर्म स्वभाव। दोस्तों, एक चीज रोचक चीज है कि तालाब था वो धर्म या धार्मिक कार्यों का, या फिर जो एक तरह से जो धार्मिक कार्य में मैं वो एक तरह से रिलीजियस वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, धार्मिक कार्य जो अपने धर्म से संबंधित होते, पुण्य से संबंधित होते, परोपकार से संबंधित होते, उनका कैसे पर्यायवाची इस देश के अंदर बना था। तो दोस्तों, समाज में जब खुशी आती हो, समाज में चाहे गम आता हो, तालाब हमेशा सरोकार रहता ही था। चाहे किसी व्यक्ति का एक तरह से जन्म होता था बच्चे का, या फिर कोई उसके विवाह होता था, या कोई ऐसे खुशी की बात होती थी, तो लोग क्या करते थे, तालाब के आसपास सफाई करते थे, उसका वृक्षारोपण करते थे। दोस्तों, उसके बाद दूसरी चीज आती है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उसके बाद हिंदू धर्म हो या किसी धर्म के अंदर उसके पीछे एक तरह से जो कार्य किए जाते हैं धार्मिक कार्य, उसमें आपने सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति जब खत्म होता है तो उसके पानी ढाल बोलते हैं। तो यानी पानी ढाल बोलते हैं, तो मतलब एक इतनी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट चीज थी कि तालाब के किनारे एक तरह से शमशान होते थे, और वहां पर तालाब के किनारे जितनी उसकी साफ सफाई की जाती थी, लोग बोलते थे कि मुझे तालाब में इतनी मिट्टी खुदवानी है, तो लोग मिट्टी खुदवा के तालाब को और ज्यादा गहरा करते थे। इसी आधार पर जैसे अपने धार्मिक संप्रदायों में जैसे 11 होती है,
जैसे 11 हो गई, जैसे पूनम हो गई, ये ऐसे त्योहार है इनके लोग जो उपवास वगैरह रखते हैं, तो उपवास छोड़ने के दौरान वो क्या करते थे, तालाब में जाकर मिट्टी खोदकर और जो पीपल वगैरह के वृक्ष लगाते थे, जैसे खेजड़ी के वृक्ष भी लगाते थे, जैसे समी वृक्ष भी कहा जाता है। इस आधार पर मोटे तौर पर देखा जाए तो तालाब इस वक्त में धर्म का पर्यायवाची बन गया था। तो ये 8वां अध्याय था जिसका नाम था तालाब बांधता धर्म स्वभाव। 9वां अध्याय है, उनका नाम उन्होंने रखा है आज भी खरे है तालाब, जो इस पुस्तक का शीर्षक भी है। दोस्तों इसमें उन्होंने बताया है कि आज भी खरे है तालाब, मतलब आज भी रिलेवेंट है तालाब, इसका मतलब यही होता है स्पष्ट रूप से। दोस्तों आप सभी को ध्यान होगा कि जिस प्रकार से हमारी नदियां हैं वो प्रदूषित होती जा रही है। दूसरा जो पानी जो ट्यूबवेल के अंदर हम निकालते हैं वो असतत है, अनसस्टेनेबल है। कैसे है? क्योंकि आप जैसे जैसे धरती माँ की कोख से आप पानी लेते जाओगे वैसे वैसे पानी खत्म होता जाएगा, क्योंकि आप वापस अपन क्या करते हैं, पानी का पुनर्भरण तो हो नहीं रहा। इस आधार पर ये हमेशा दिक्कत आएगी। तो ये जो तालाब वाला जो है ये सिस्टम है, इसमें क्या सस्टेनेबल है। जैसे आपने जो बारिश हो गई, झूमझाम की बारिश होती है, और अभी आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि 100% माना कि जो भारत में जो पानी आता है बारिश से, उसका केवल 8% ही हम संरक्षित करते हैं, 92% एक तरह से वेस्ट चला जाता है। तो ये अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर तालाब को बढ़ाएं और तालाब में पानी एकत्रित करें तो कितना अच्छी बात हो सकती है। अगर 1 साल आपका पानी चलता रहे और उसके बाद जैसे बारिश हो तो वापस भर जाए। दोस्तों एक समय की बात है जब इसी भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, उसमें लगभग 350 तालाब थे और दिल्ली की थी वो पूरी की पूरी सस्टेनेबल थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली है वो एक तरह से राजपूत, एक तरह से महाभारत से काल से मान सकते हैं, लेकिन राजपूत काल से लगाकर जो अंग्रेजों के काल तक या आज तक वो हमेशा राष्ट्रीय राजधानी रही। तो इसमें इतनी पानी की, ऐसे तो यमुना नदी निकलती थी, लेकिन मोटे तौर पर तालाबों के कारण वो एक तरह से सस्टेनेबल थी, आसानी से लोग उसमें कोई पानी की दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज आपको पता होगा दिल्ली की कई कॉलोनी में पानी नहीं आता और एक तरह से आई तौबा मची रहती है। और हमारे साथी जो मुखर्जीनगर में तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि किस प्रकार से पानी की दिक्कतें आती है। दोस्तों तो इस प्रकार से ये तो था 9th चैप्टर। अब हम आते 10वें चैप्टर के आधार पर, उसमें उन्होंने अंतिम रूप से लिखा है संदर्भ। तो ये एक जो लेखक होता है उसकी एक महानता होती है कि उसने वो किस प्रकार से पुस्तक की रचना की है, किन सोर्स का उन्होंने एक तरह से उपयोग किया है, तो उनका भी उन्होंने इसमें विवरण दिया है। तो इसमें उन्होंने विशिष्ट लिस्टें दी है कि बाड़मेर जैसलमेर में वहाँ संदर्भ ग्रंथ मिले भारत के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, लेकिन और कई गांव की उन्होंने यात्राएं की, लोगों से मिले। उसमें 2 नाम एक तरह से मिलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो नारायण सिंह भाटी और हमीरदान रत्नू, तो ये 2 नाम मिलते हैं जिनसे उनको विशिष्ट रूप से जो धार्मिक ये स्वभाव वाला जो कॉन्सेप्ट था इसका उनको यहाँ से पता चला है। दोस्तों इस आधार पर अभी हमने एक तरह से पूरी पुस्तक की समीक्षा को देखा है। ये पुस्तक बहुत ही शानदार है, लगभग केवल 120 पेज की है। कितनी है? 120 पेज की है और बहुत ही एक तरह से सस्ती पुस्तक ही है मात्र। और ये मेरे पास जो पुस्तक है वो ये आप आसानी से खरीद सकते हो। आजकल ये आपको हर पुस्तक भी मिल सकती है, वरना ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। आपको इसमें बहुत अच्छी जानकारी मेरा मानना है कि जरूर मिली होगी। अब हम दोस्तों इस पुस्तक की समीक्षा क्यों की है, इसके पीछे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके आधार पर हम बात करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। दोस्तों जल एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज भी रहता है, तो इसके आधार पर यूपीएससी में इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। आरपीसी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2014 के अंदर आई थी उसका एग्जाम दिया था, जो करवाया था, उसमें भी आपके इस पर क्वेश्चन एक तरह से डायरेक्ट तो नहीं अनडायरेक्ट पूछा था कि राजस्थान में कौन कौन से एक तरह से प्राकृतिक स्रोत जल के माने जा सकते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन आया था। इसके आधार पर दूसरी चीज होती है, जैसे आप आरपीसी हो गए चाहे यूपीएससी हो, उसमें जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें आजकल एक कॉमन एक क्वेश्चन रहता है कि आपने पिछले समय के अंदर कौन सी पुस्तक पढ़ी है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हो, क्योंकि तो छोटी है 120 पेज की है और इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका आप मतलब मेरा मानना है कि ये पढ़ने के बाद आप जहां भी पानी गिर रहा होगा आप खुद को ये बहुत ही अजीब लगेगा और पानी संरक्षण में आप खुद ही योगदान देना शुरू कर दोगे। तो इस पुस्तक को आप पढ़ रखा होता है तो आप बता सकते हो सर मैंने आज भी खरे तालाब पुस्तक पढ़ी है, तो उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आप आसानी से जवाब दे दोगे। तो इस आधार पर इस पुस्तक को हमने समीक्षा को देखा है और जल इतना महत्वपूर्ण है इस इश्यू को देखा है। मेरा मानना है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हुआ होगा और आप हमें कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताइए कि अगली बार मैं किस पुस्तक की समीक्षा लेकर आऊं, और आप मुझे बता सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें समर्थन कर सकते हैं। समर्थन के रूप में यही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।